मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी गुरुग्राम ग्लोबल सिटी। 940 करोड़ रुपए की लागत से तय समय सीमा में पूरा होगा पहला चरण। साइक्लोथॉन 2.0 में हिस्सा लेने फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विकसित हरियाणा के लिए युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। कहा, सकारात्मक दिशा में लगाएं अपनी ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा के प्रस्तावित दौरे को लेकर की जा रही तैयारियां। पीएम भिवानी में लोगों को समर्पित करेंगे मेडिकल कॉलेज। और आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए रिमांड पर। दिल्ली की विशेष अदालत में देर रात तक चली सुनवाई। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी परियोजना का दौरा कर इसका जायजा लिया। इस दौरान निवेशकों के साथ बैठक कर संभावित निवेश और सहयोग को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुरुग्राम ग्लोबल सिटी अंतर्राष्ट्रीय सुविधा से सुसज्जित होगी, जिसे देखने देश विदेश से लोग आएंगे। उन्होंने बताया कि 1003 एकड़ में बनने वाली ग्लोबल सिटी के पहले चरण पर कुल 940 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये काम तय समय सीमा में अगले वर्ष 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें मिश्रित भूमि उपयोग होगा, जहां कमर्शियल और रिहायशी इलाके होंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान और ओपन स्पेस भी होगा। इस ग्रीन सिटी में बिजली पानी के लिए 10.5 किलोमीटर क्षेत्र में यूटिलिटी टनल भी होगा। एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेजिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे। ओपन स्पेस भी इसमें रहेगा। फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी कि इसको देखने भी लोग वो आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, जहां 1 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इससे रोजगार के 5 लाख नए अवसर सृजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनने वाली इस ग्लोबल सिटी की कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे से यहां पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। ग्लोबल सिटी की एक और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहां से रहेगी। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। हिसार से शुरू हुई ये यात्रा राज्य के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजर रही है। आज ये यात्रा एनसीआर में अपने पड़ाव फरीदाबाद पहुंची, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों को जीवन में नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ साइकिल भी चलाई। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को गुरुग्राम के लिए रवाना किया। प्रदेश के हजारों युवा इस यात्रा का हिस्सा बने। महिलाओं ने भी गुलाबी कपड़े पहनकर बड़ी संख्या में साइक्लोथॉन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के विरुद्ध ये अभियान जन आंदोलन बन चुका है। हर जगह लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं।
आज फरीदाबाद की धरती इस पावन उद्देश्य की साक्षी बन रही है। हम नशा विरोधी मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। हम ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि घर परिवार बचाना है, घर परिवार बचाना है, नशा मुक्ति अपनाना है। सरकार भी इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमने ड्रग की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन कानून से भी बड़ा है जन आंदोलन, और यह साइकिल यात्रा उसी जन आंदोलन का एक हिस्सा है। जो लोग खुद, अब एक बच्चा नशे से दूर होगा तो एक परिवार टूटने से बचेगा। जब एक युवा अपने सपने को पूरा करेगा तब यह यात्रा सफल होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हम साइकिल की पैडलिंग से परिवर्तन को जोड़ रहे हैं। उन्होंने नशे को ऐसी बुराई बताया जो समाज को खोखला कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर एक युवा नशे से दूर हो तो परिवार बचेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने काफ़ी दूरी तय कर ली है और ये तभी सफल होगी जब युवा अपने सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाने के लिए ऐसी बुराइयों से लड़ना होगा जो हमें पीछे धकेल रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक उपयोग करने की अपील की। सैकड़ों युवा इस नेक कार्य में साइकिल की पैडलिंग से परिवर्तन की रफ्तार को जोड़ रहे हैं, तो यह विश्वास और भी गहरा होता है कि हरियाणा का भविष्य उज्जवल है। नशा एक ऐसी बुराई है जो सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को खोखला करती है। यह एक सामाजिक, आर्थिक और मानसिक समस्या है। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें हर उस चीज से लड़ना होगा जो हमारे समाज को पीछे धकेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाली प्रस्तावित रैली और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली है। रैली स्थल और पार्किंग के लिए 170 एकड़ भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें से 40 एकड़ में पंडाल और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो। इस दौरान 10 पुलिस अधीक्षक एवं 29 डीएसपी सहित 3000 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस दौरान 22 नाके लगाए जाएंगे और 25 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। इसके साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए 15 काउंटर लगाए जाएंगे। जिला उपायुक्त ने बताया कि 12 और 13 अप्रैल को रिहर्सल की जाएगी। उन्होंने कहा कि यातायात के उचित प्रबंध किए जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो रूट परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसकी सूचना समय रहते लोगों को दी जाएगी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो करीबन 10 एसपीज जो है वो यहाँ पे ड्यूटी जो है उनकी लगेगी। 29 डीएसपीज और करीबन 3000 जो पुलिस कर्मचारी जो है विभिन्न कैपेसिटीज़ में ड्यूटी करेंगे। पुलिस के द्वारा जो 22 नाके जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। जो हमारा डाइवर्जन प्लान है, रूट प्लान है 14 तारीख के लिए, वो जो है आने वाले समय में उसको प्रकाशित किया जाएगा ताकि पब्लिक के नोटिस में वो बात रहे और 14 तारीख को पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। 14 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए 12 और 13 तारीख को जो है वो ड्रेस रिहर्सल रखी गई है। उसके बारे में डिटेल्स जो है आगे वाले समय में आपसे साझा करी जाएगी।
भिवानी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मेडिकल कॉलेज की मांग अब जल्द पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार से वर्चुअल तरीके से इस मेडिकल कॉलेज को लोगों को समर्पित करेंगे। वीरवार सायं स्वास्थ्य विभाग के ACS सुधीर राजपाल ने यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुरुआती दौर में 15 OPD शुरू होंगी। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं। IAS सुधीर राजपाल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का अस्पताल होगा। साथ ही बच्चों के दाखिले के लिए 150 सीट यहां होंगी। उन्होंने जुलाई में दाखिले शुरू होने की उम्मीद जताई। इस मौके पर उपस्थित भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि बहुत पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। 531 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज से लोगों को काफी फायदा होगा। ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको चुना है, जिनका कि हम OPD हम आने वाले कुछ दिनों में चला देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जो डॉक्टर हैं वो हमने नए डॉक्टर भी रिक्रूट किए हैं, जो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हैं। 39 डॉक्टर जो है वो अब मिलके इन 15 OPD को चलाएंगे। अगले 3 दिनों में हम ये सारे OPD चालू हो जाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सेशन में, जो कि जून जुलाई में चालू होता है, उसमें हम अपना एडमिशन का प्रोसेस भी चालू करेंगे और उसमें 150 सीट जो है वो पहले साल की MBBS, उसके लिए हम एडमिशन चालू करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हिसार से इस कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। अभी ये कॉलेज की बिल्डिंग शुरू हो रही है। थोड़े समय में हम नर्सिंग का और बच्चों के लिए जो अलग से सिस्टम चाहिए उसको बनाने का काम करेंगे और नया सेशन हमारा जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएगा। करीब ये 1400 करोड़ रुपए की लागत हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया है और सारी ज़मीन हरियाणा सरकार ने इन्हें दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों को खत्म करने और उन पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य टास्क फोर्स का गठन किया है। NHM के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव इस STF के संयोजक हैं। उन्होंने बताया कि STF राज्य में PC and PNDT अधिनियम को सख्ती से लागू कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा में 1500 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी केंद्रों में से 300 के पंजीकरण रद्द किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह 23 MTP केंद्रों को नोटिस जारी कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पिछले 2 महीनों में 17 ऑनलाइन MTP किट विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही जिला हिसार के नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया है और 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनके अलावा सभी विभाग जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायती राज आदि भी बेटियों को बचाने और शिक्षित करने का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 1500 के करीब जो MTP सेंटर्स थे, उनमें से या तो 300 के करीब सेंटर ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, या तो उन्होंने स्वेच्छा से MTP सेंटर से अपना पंजीकरण रद्द करवा लिया या डिपार्टमेंट ने रद्द किया। 23 ऐसे MTP सेंटर्स हैं जिनको रिसेंटली हमने पिछले सप्ताह में जिनके ऊपर इंस्पेक्शन किया और इसमें 7 के करीब ऐसे सेंटर्स हैं जिनको हम रेट्रो ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो सस्पिशियस केस हैं, जिन्होंने अबॉर्शन उन महिलाओं के किए हैं जो 1 या 2 लाइव गर्ल चाइल्ड जिनके पास ऑलरेडी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल मिला के हमने 23 PNDT रेट्स जो हैं पिछले 3 माह में, यानी इस जनवरी से लेकर और आज मैं बात करूं अगर 10 अप्रैल तक की, तो हमने कुल मिलाकर इतनी रेट्स 23 रेट्स करी हैं। 17 MTP ऑनलाइन जो कि MTP किट्स बेचने वाले हैं उनके खिलाफ केमिस्ट शॉप या होलसेलर कहूँ रिटेलर्स कहूँ उनके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उक्त सभी कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि पहले 42 कार्य लंबित चल रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 24 शेष हैं। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन से पहले ड्रेनेज की साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मानसून के दौरान शहर में किसी भी जगह जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो शहर में जल भराव की समस्या और सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगी। पलवल
शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर मॉडल रोड बनाए जाएंगे। शहर को सुंदर और भव्य बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। CM अनाउंसमेंट थी जो पेंडिंग थी, अब सिर्फ 24 रह गई है। लास्ट 2 महीने में अच्छी प्रोग्रेस CM अनाउंसमेंटों पे जो लंबे समय से पेंडिंग थी उस पर काम किया गया है। 42 में से सिर्फ 24 रह गई हैं, उन पर भी जल्दी से काम करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हों या कोई विभाग के आधार पर पेंडिंग हुई चीज़ें हों, उनको पूरा कराकर पलवल को स्वच्छ और सुंदर, और जो भी अनाउंसमेंट हरियाणा सरकार ने की है, नायब सिंह सैनी जी ने उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में पलवल को अच्छा बनाने का जो हमारा प्रयास है उस पर काम किया जा रहा है। आपको नई चीज़ें 6 महीने बाद और बदलाव करती हुई दिखाई देंगी कि किस प्रकार पहले जो काम हुए वो भी अच्छे थे, लेकिन अब जब से नई सरकार बनी है 2024 के बाद अच्छा बदलाव आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आने वाले 6 महीने बाद एक सुंदरता पलवल की एक भव्यता अलग से दिखाई। हरियाणा श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने आज नरवाणा की अनाज मंडी में प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर कोताही को कतई सहन नहीं किया जाएगा। किसानों को मंडियों में फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और अन्य खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे सरसों व गेहूं के खरीद कार्य को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी रखें। उन्होंने भंडारण की बेहतर योजना बनाने पर जोर दिया ताकि पीक सीजन में अनाज की लिफ्टिंग को लेकर किसानों व आढ़तियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियां अनुमानित आवक का सही अध्ययन कर अपनी रणनीति तैयार करें। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने अधिकारियों से कहा कि मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं, जहां किसान अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल साफ सुथरी व सुखाकर मंडियों में लेकर आएं। आढ़ती भी फसल खरीद से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। वहीं नरवाणा के एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि फसल खरीद को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ली गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि खरीद एजेंसियों के पास अनाज भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में बैग उपलब्ध हैं। गेट पास व ऑपरेटर के संदर्भ में भी दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी के आधार पर खरीदा जाएगा और फसल बिक्री के पेमेंट उनके खातों में डाली जाएगी। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं। नहीं, सफाई पहले करवाई है, अभी कुछ और हमने नोटिस किया है तो बोला है इनको भी सेक्रेटरी साहब को, तो करवाएंगे सफाई वगैरह। व्यवस्था सारी है, जो तरपलीन वगैरह और इनके पास क्रेट्स वगैरह सारे प्रबंध है, कोई इशू नहीं है। अपील यही है कि अपना जो वीट वगैरह है वो थोड़ा सुखा के लाएं ताकि आते ही उसी टाइम परचेज हो जाए। नहीं, लाइट व्यवस्था सारी हो रखी है, अगर कहीं कोई होगी स्पेसिफिक आप बताओ, वहाँ पे चेक करवा लेंगे, उसको करवा देंगे। महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। 4 साल बाद यहां गेहूं की आवक हुई है। हैफेड एजेंसी ने 94 क्विंटल गेहूं की खरीद की है। महेंद्रगढ़ रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप में चल रही सरसों की खरीद के दौरान अब तक 20,000 क्विंटल सरसों की खरीद की गई है। बता दें कि महेंद्रगढ़ में भूजल के गिरते स्तर के चलते 7 वर्षों से किसान सरसों की फसल ही ज्यादा बोने लगे हैं। इस कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में गेहूं और जौ की फसल के उत्पादन में कमी आई है। यही कारण है कि बीते 4 वर्षों में महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं बिक्री के लिए नहीं आया। हैफेड मैनेजर जगराम यादव ने बताया कि गेहूं की आवक शुरू हो गई है। अभी कटाई चलने की वजह से गेहूं की आवक कम हो रही है। उन्होंने बताया कि कल गांव मालडा के 3 किसानों से लगभग 94 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और मापदंड के अनुसार ही गेहूं की खरीद की जाएगी। 2425 रुपये समर्थन मूल्य है और जो नॉर्म चुनाव था हमारे यहाँ गेहूँ खरीदना का कोई टारगेट नहीं, जो भी किसान लेके आए हम दाना खरीदेंगे। मंडी में मार्केट कमेटी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि लोगों के पास आढ़ती के पास तिरपाल भी हैं और कैट्स वगैरह हैं, तो लेकिन फिर भी मैं तो ये हिदायत देता हूँ मौसम को देख के किसान अपने अनाज को लेके आए ताकि उसको भी कोई परेशानी ना हो और एजेंसी को भी सरसों के 20,000 क्विंटल अब तक
अनाज मंडी के आड़ती राजेंद्र शर्मा ने बताया कि लगभग 5 साल बाद गेहूं की आवक हुई है। क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की वजह से गेहूं की पैदावार किसान कम करते हैं। अधिकतर किसान खाने के लिए ही गेहूं की पैदावार करते हैं। अगर कुछ बचता है तो वह मंडी में ले आते हैं। कल से शुरू होगी। कल 3 ट्राली आई थी, 190 कट्टी आई थी। फसल लेट है थोड़ी। सुविधा तो भाई हमने ही खुद ही मार्केट कमेटी लिखवा ले से भाई तिरपाल करेट सब आड़ती की जिम्मेवारी है। तो भाई हम तो रख रखी सारी सुविधा कर रखी। हमारी टेम्पो उठान हो गया है। माल कल की परसों की सिरसू मंडी में पड़ी सुबह उठी नहीं 2425 रुपये। इतनी पैदावार सिरसू ज़्यादा बोलते हैं यहाँ के जमींदार। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की 18 दिन की कस्टडी मिलने के बाद NIA मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर के आसपास दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। साथ ही इलाके में आवाजाही को भी सीमित कर दिया गया है। अब अगले 18 दिनों तक तहव्वुर राणा से NIA पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके लिए NIA की विशेष टीम गठित की गई है। बता दें कि तहव्वुर राणा को कल अमेरिका से भारत लाया गया था। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर वीरवार शाम को विमान पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर ही राणा का मेडिकल करवाया गया। इसके बाद NIA की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई, जहां उसे NIA के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। NIA के वकील दयाल कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। NIA ने कोर्ट से तहव्वुर राणा की 20 दिन के रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं रात करीब 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए राणा की 18 दिन की रिमांड NIA को दे दी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर राणा के वकील ने कहा कि कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। अब तहव्वुर राणा को शारीरिक रूप से कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। He sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and if NIA wants more time, then they'll move an application. For medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he is taken into custody, and before he is brought back to court at the end of the remand. And in the meantime, also all his medical requirements will be taken care. केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बृहस्पतिवार को रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। गुजरात के जामनगर क्षेत्र में क्रैश हुए जगुआर विमान के क्रैश होने से लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि जगुआर आधुनिक जेट में से एक है, जिसकी टेक्नोलॉजी समय समय पर अपडेट होती रहती है। सिद्धार्थ के शहीद होने का दुख सभी को है, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वह हम सभी के लिए गौरव की बात है। ऐसे बहादुर जवानों की बदौलत आज हम अपने देश में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सरकार हर तरह से शहीद सिद्धार्थ के परिवार के साथ है और हम शहीद की शहादत को नमन करते हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ का त्याग और साहस देश कभी नहीं भूलेगा। हिंदुस्तान का सबसे फॉरवर्ड जो हवाई जहाज है, लड़ाकू हवाई जहाज, उसको चला रहा था और दुर्घटना जब हुई, रात की फ्लाइट के दौरान हुई और ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एक झुंड जो जा रहा था, दुर्भाग्य से उसके अंदर ये घुस गया हवाई जहाज। दोनों इंजन में आग लग गई और हमने एक इलाके का बडिंग पायलट ही नहीं बल्कि सीनियर ऑफिस बनने वाला लड़का खो दिया। यहाँ मैं इनके परिजनों को संवेदना देने आया हूँ। दुख सभी को है। जवान बाप है, दादा भी मौजूद है, उनको तो होगा ही, लेकिन इलाके के सभी लोगों को है कि इतना सुंदर लड़का जवानी के अंदर हमसे छीन लिया गया। तो उसके नाम से इलाके में क्या इमारतें रखी जा सकती हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। देखते हैं, कुछ न कुछ करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने भी गांव भालघी माजरा के वीर सपूत लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और प्रदेश सरकार की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल की रात को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जब जगुआर विमान में तकनीकी खराबी आई तब सिद्धार्थ ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने को पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। इसके बाद उन्होंने विमान को घनी आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर लैंड कराया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों द्वारा रखी गई मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भक्त शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती पर 20 अप्रैल को जींद जिले के उचाना में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने आज फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात कर उन्हें इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये आयोजन हरियाणा के लिए गौरव का क्षण होगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य वक्ता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए हर जिले से वाहनों की व्यवस्था की गई है। सुभाष बराला ने बताया कि 14 अप्रैल को हरियाणा के लिए एक और ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दिन हिसार में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। साथ ही यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी, जो ऊर्जा क्षेत्र में हरियाणा की प्रगति को नई दिशा देगा। बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री का एक ही दिन में प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करना उनके हरियाणा के प्रति विशेष प्रेम को दर्शाता है। वहीं नए बीज एक्ट को लेकर प्रदेश में पेस्टिसाइड यूनियन की चल रही हड़ताल पर बराला ने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और दवाइयां सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जो किसानों के हित में हैं। हालांकि दुकानदारों की चिंताओं को देखते हुए इस मुद्दे पर जल्द ही बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा। बराला ने आश्वासन दिया कि सरकार का उद्देश्य न केवल किसानों को लाभ पहुंचाना है, बल्कि दुकानदारों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ही दिन में 2 जगह कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं। एक कार्यक्रम हिसार में एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा, उसका उद्घाटन होगा, और दूसरा यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होगा। तो 2 बड़ी सौगात की हरियाणा प्रदेश को 14 तारीख को नरेंद्र मोदी जी देकर के जाने वाले हैं। अब किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। कई बार खाद, बीज, दवाइयाँ ये सारी की सारी नकली मिलती हैं, उसके कारण से वो समस्या आती है। इसलिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं, लेकिन फिर भी सरकार बात करेगी, सब संगठनों से बात करेगी, हमारे व्यापारी भाइयों से भी बात करेगी कि किसान की समस्या का भी समाधान हो और व्यापारी भाइयों को भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और साथ ही साथ जो गलत काम करते हैं, गलत बीज देते हैं, गलत दवाइयाँ देते हैं, नकली खाद देते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। हमारी हिसार के मिंगनी खेड़ा गांव निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नेपाल की दुर्गम अन्नपूर्णा चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। इस अभियान को नरेंद्र ने 12 दिनों में पूरा किया। नरेंद्र की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा चोटी पर तिरंगा फहराकर नरेंद्र ने देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हरियाणा के इस लाल को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आगे ऐसे ही सफलता के शिखर पर चढ़ते रहें। पर्वतारोही नरेंद्र ने इस सफलता का श्रेय अपने पिता सेवानिवृत्त ईटीओ सुभाष चंद्र और माता बसंती देवी व परिजनों को दिया है। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा चोटी 8091 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। ठंड और खराब मौसम के कारण अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। नरेंद्र कुमार अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो पर 5 दिन में 2 बार क्लाइंब करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। नरेंद्र कुमार ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य विश्व की सबसे ऊंची 14 चोटियों पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचना है। हाल ही में मैंने माउंट अन्नपूर्णा, जो कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8091 मीटर है, उसको मैंने अभी फतेह किया है, जो कि नेपाल में है। और ये माउंटेन काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी चैलेंजिंग भरा था। ये विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक चोटी है। यहाँ पे अवलांच का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माउंटेन यहाँ बहुत ज़्यादा अवलांच आते हैं। तूफान, बर्फबारी हो रही थी। कैंप 2 से कैंप 3 हम जा रहे थे, जब रास्ते में काफ़ी चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ा। और अभी मैंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया है।
इससे पहले मैंने अपना माउंटेन कैरियर 2019 में स्टार्ट किया था। 2019 में मैंने अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली से किया था। फिर उसके बाद एडवांस कोर्स मैंने HMI इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से किया था। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ। उन्हीं के माता पिता के आशीर्वाद से ही मैंने समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।